रीडर प्लीज बीवेयर, ये मैसेज एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और जल्दी में की गई ट्रांसलेशन की वजह से इसमें एरर हो सकते हैं। ट्रांस टाइम स्क्रिप्ट किसी भी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेता और सारी कंप्लेंट्स हेडक्वार्टर्स पर फॉरवर्ड करी जाएंगी। 4137 आर्मस्ट्रॉन्ग एवेन्यू, लिलिटिला वैली, मार्स। ऑफिस टाइमिंग्स मंडे से थर्सडे 7:45 to 16:45, फ्राइडे 12 o'clock to 14:30 और वीकेंड पर बंद। इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी ट्रांस टाइम स्क्रिप्ट मशीन के बैक साइड पर दिया गया सेफ्टी प्रोटोकॉल रेफर करें। ट्रांसक्रिप्ट शुरू होती है एक फ्रस्ट्रेटेड आवाज से। गॉड डैम इट स्टूपिड मशीन, ये एक बार भी काम क्यों नहीं कर रही है? और फिर मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। मुझे पता है तुम सब कंफ्यूज्ड हो, लेकिन चिल करो, सब कुछ ठीक है। मेरा प्लान था कि ये वाला मैसेज 20 जून के रात के 8:30 बजे तक लैंड करे और शायद ये कर भी गया। एंड ऑनेस्टली मुझे पता है कि ये मैसेज गया होगा। आफ्टर ऑल इट्स मी। या आई नो, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। मैंने टाइम ट्रेवल इन्वेंट कर लिया। आइंस्टाइन सबकी थ्योरीज को साइड रखते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसेस था और सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप भी। हालांकि अभी के टाइम में मैंने बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में टाइम ट्रैवल करना शुरू नहीं करा है और अभी भी काम चल रहा है उस पर। बट हाँ, हम मैसेजेस को टाइम ट्रैवल करवा सकते हैं। लाइक मैंने कुछ मैसेजेस टाइम में पीछे भेजे हैं, जैसा कि तुम अभी सुन पा रहे हो। अब आप बोलोगे कि ये क्या मतलब हुआ, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं फ्यूचर से कर रहा हूँ और अब मैंने ये पूरी रिकॉर्डिंग भेजी है। लाइक मेरे लिए इन सब चीज़ों को बीतते बीतते 30 साल हो चुके हैं, जबकि आपके लिए कुछ घंटे ही हुए होंगे, लेकिन मेरे लिए 30 साल बीत चुके हैं। आई मीन टाइम ट्रैवलिंग का ये जो बीच में गैप क्रिएट होता है, यही तो सबसे क्रेजी पार्ट है। बाय द वे, मैं उस समय पर इतना सब मेरे साथ हो गया था कि मैं स्टोरी को अपडेट नहीं कर पाया, इसलिए मैं 30 साल आगे जाकर भी स्टोरी को अपडेट कर रहा हूँ। अभी इस समय हम 2056 में हैं और शायद जब आप ये देख रहे होंगे तो 2026 ही चल रहा होगा। मिरांडा अब नहीं रही। आई नो दैट्स अ सैड पार्ट और मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं कर पाता तो मैं टाइम में पीछे जाकर ये सारी चीज़ें चेंज कर देता। बट बस इतना ही समझो कि उस दिन जो मिरांडा के साथ मेरी डील हुई थी वही इस पूरे प्रोजेक्ट की फाउंडेशन बनी थी। ऑफिशियली मैं उसी दिन से सबके लिए मर चुका हूँ। मैंने वो जॉब एक्सेप्ट करी थी और दुनिया को तब से लगने लगा कि मैं वेयर हाउस गैस एक्सप्लोजन में मारा गया। और ऑनेस्टली ये कवर स्टोरी जीनियस थी। तब से मैं शैडो में रहकर काम कर रहा हूँ। अब आई नो तुम सब मुझसे फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते होंगे। वैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे गेम्स के बारे में। लोग बाकी सब चीज़ें नहीं जानना चाहते, लेकिन गेम्स के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि GTA 6 आया था। लाइक बहुत ज़्यादा उन्होंने डिले करा, लेकिन बाद में आ भी गया। लेकिन जब GTA 6 आया तो जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अंडरवेलमिंग थी। GTA ऑनलाइन को ही स्ट्रेच कर दिया गया था और 5 और 6 के बीच में तो बेसिकली सेम एक्सपीरियंस रिपीट हो रहा था। वैसे मैं एक थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ कि फ्यूचर में आगे चलते चलते गेम्स थोड़ी नीचे आने लग जाएंगी। लोग डिसअपॉइंट होने लग जाएंगे, बोर होने लग जाएंगे और इवेंचुअली गेम खेलना बंद कर देंगे। वेल, ये तो रही गेम्स के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ी काम की चीज़ बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ तुम सबको ट्रांस टाइम स्क्रिप्ट के बारे में। ये ट्रांसक्रिप्ट और टाइम का मैशअप है। हाँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे ये जोक फनी लगता है। ये मशीन देखने में 90s के पुराने PC जैसी है। बिल्ट इन स्क्रीन के साथ इसमें एक FDR है, फ्लक्स डिस्क रीडर। ये फ्लक्स डिस्क माइक्रोचिप के साइज की होती है, लेकिन 1 पेटाबाइट तक डेटा होल्ड कर सकती है। हर डिस्क यूनिक होती है। ये डिजाइन मैंने खुद बनाया है। इस मशीन में कीबोर्ड नहीं है, सिर्फ एक स्क्रीन है जो कि लिमिटेड इंटरेक्शन अलाउ करती है। इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं है, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, बस एक काम है, टाइम में डेटा पुश करना। सिंपल लुक लेकिन इनसेन कैपेबिलिटी। लेकिन आज की मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता अपनी काबिलियत पे या फिर जो सब मैंने बनाया है, बल्कि एक काइंड ऑफ वार्निंग देना चाहता हूँ। मैंने हजारों ट्रांसमिशंस भेजे, लेकिन एक ही सक्सेसफुल लगा और फिर रिस्पॉन्स आया। पहला लॉग जो एंटर हुआ था वो कुछ ऐसा था कि कोई अननोन एंटिटी हेल्प मांग रही थी। इनफैक्ट वो एक डील करने के ऊपर रिग्रेट फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा पछतावा। वो एंटिटी बता रही थी कि वो कई सेंचुरीज से यहाँ पर फंसी हुई है और इससे पहले वो एंटिटी कोई और मैसेज आगे कन्वे कर पाती, ट्रांसमिशन एब्रप्टली एंड हो जाता है, विच वॉज इम्पॉसिबल। क्योंकि मशीन के बारे में सिर्फ मुझे पता था, टीम के बाकी लोग बस कैलकुलेशंस करते थे, उन्हें फाइनल गोल का कोई आइडिया ही नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद दूसरा लॉग एंटर होता है। इस बार टोन एग्रेसिव था और मैसेज था इट्स मी बिग रेड, बहुत ही एग्रेसिवली टोन में। वो आगे बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं पागल हो रहा हूँ। एंड देन ट्रांसमिशन वापस से एंड हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर इस सिस्टम का आर्किटेक्ट सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं इस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानता हूँ, तो कोई और इस सिस्टम में मैसेजेस कैसे भेज पा रहा है? और अगर सच में कोई इंसान टाइम में फंस चुका है तो क्या सच में मैं भी फंस सकता हूँ? अब ये जो मैसेजेस मुझे मिले हैं ये शायद कोई अपडेट नहीं बल्कि कोई सिग्नल है। अगर तुम फ्यूचर में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी के आसपास जाओ तो सोच समझकर डिसीजन लेना। टाइम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बहता,
कभी कभी वो वापस भी देख रहा होता है। और अब सबसे डरावनी बात करते हैं। सबसे डरावनी बात थी वो मैसेज, आई एम बिग रेड। ये सिर्फ कोई मैसेज नहीं था, ये कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं थी, बल्कि ये ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला के रख दिया। यू सी, जब मैं ज़िंदा था, लाइक ज़िंदा भी हूँ, लेकिन मैंने बताया था ना 30 साल पहले मुझे ऑफिशियली मार दिया गया था, मतलब लोगों के लिए मैं मर चुका था। तो जब मैं लोगों के लिए भी ज़िंदा था और नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा करता था, तब मेरे डैड मुझको बिग रेड बुलाते थे। ऑल्सो ये वाला नाम बिग रेड जो नेम था, ये मैं वहाँ यूज़ करता था जैसे कभी मुझे ऑनलाइन गेम्स खेलनी होती थी, या फिर डार्क वेब में भी जब मैं अपना कहीं कहीं काम करता था। तो आप एनोनिमस अपना नाम रखते हो जिससे आपकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। तो तब मैं बिग रेड नेम यूज़ करा करता था। और फिर मैं इसके ऊपर जब थ्योरीज बनाने लगा, इस सारी चीज़ों को समझने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई। कुछ ऐसी थ्योरीज मेरे सामने आई जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। पहले तो मेरे सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही थी, बट देन बाद में आई हैव नैरोड इट डाउन टू 2 हाइपोथेसिस, बोथ इक्वली टेरिफाइंग एंड इक्वली अनलाइकली। हाइपोथेसिस 1, हो सकता है जब मैंने ये मैसेज भेजने की कोशिश करी हो तब मैंने किसी टाइप का टाइम लूप क्रिएट कर दिया हो। बेसिकली जब तुम किसी चीज को पास्ट में भेजते हो तो तुम सिर्फ पास्ट को चेंज नहीं करते, बल्कि एक एग्जैक्ट कॉपी वाली न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर देते हो। और इस नई टाइमलाइन में सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि तुम्हारे मैसेजेस की वजह से आता है। हो सकता है एक टाइमलाइन को मैसेज मिला हो और दूसरी को नहीं, और इसी वजह से टाइम 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया हो। अब अगर मैंने वो टाइमलाइन जहां पर मैंने सक्सेसफुली ट्रांस टाइम स्क्रिप्ट इन्वेंट किया था किसी तरह उलझ गई हो, तो शायद एक इनफाइनाइट लूप बन गया हो। टाइम बार बार रिपीट हो रहा हो और उस लूप में फंसा इंसान वही मूवमेंट दोबारा जी रहा हो। उसकी बॉडी खराब नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग सब कुछ याद रखता है। बिल्कुल 1993 वाली मूवी ग्राउंड हॉग डे की तरह, जिसमें बिल मरी और एंडी मैकडॉवेल थे, लेकिन एग्जैक्टली वैसा भी नहीं, क्योंकि इस सिनेरियो में मेरा ही दूसरा वर्जन लूप के बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, डेस्परेट होकर हेल्प मांग रहा है, लेकिन है तो वो मेरा ही वर्जन। और अगर उसी को इसका सॉल्यूशन नहीं पता तो मैं कैसे मान लूं कि मुझे इसका सॉल्यूशन पता होगा, क्योंकि हम दोनों तो सेम ही हैं। अब हाइपोथेसिस 2, थोड़ा सा सिंपल ऑप्शन हो सकता है मैंने सच में अपने फ्यूचर वर्जन से कांटेक्ट करा हो, एक ऐसे फ्यूचर वर्जन से जहां पर मैंने ह्यूमन टाइम ट्रेवल इन्वेंट कर लिया हो। और अगर ऐसा है तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया है। और उस सिचुएशन में वेल बैड लक मेरे लिए ही होगी। मेरे नॉन प्रोफेशनल ओपिनियन में ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल लगता है, लेकिन ऑनेस्टली दोनों ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को ऑलमोस्ट सेम सी फील हो रही है। सिर्फ एक ही चीज़ जो कि मेरे समझ आई है वो ये है कि मैं डेस्परेटली उस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना चाहता हूँ जहाँ सब कुछ सही हो, ना कि उस टाइमलाइन में जहाँ तुम समझ ही गए हो। बाय द वे मैं फ्यूचर से एक और मैसेज देना चाहता हूँ। आई नो पॉल तुम ये देख रहे होंगे तो ये मैसेज स्पेशली तुम्हारे लिए है। पॉल, टाइम के साथ बिल्कुल मत खेलना। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस चीज़ के लिए कितने प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं। तुम उन फोर्सेस के साथ लड़ रहे हो जिनको तुम समझते ही नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। हर बार जब तुम टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हो तुम एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब कर देते हो। मैं ये सब सिर्फ मिरांडा की वजह से कर रहा हूँ, और अभी इस समय हम जिंदा भी सिर्फ मिरांडा की वजह से ही है। एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम ये सारी बातें समझोगे। आई नो अभी तुम्हारे लिए ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, बट मेरे मैसेज को हमेशा हमेशा अपने दिमाग में बिठाए रखना। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मैसेज को देख पा रहे हैं, अगर कभी भी तुम्हारे पास टाइम ट्रैवल करने का ऑप्शन आए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करने का ऑप्शन आए जो कि तुम्हें अंदर से गलत लग रही हो, तो कभी भी अपनी इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत करना, उस पर ट्रस्ट करना। ये इंस्टिंक्ट्स तुम्हारे डीएनए में इसीलिए वायर्ड है ताकि तुम जिंदा रह सको। शायद यही चीज़ है जो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में आने से बचा सके जिस सिचुएशन में मैं फंस चुका हूँ। और हाँ, उस आदमी की बात बिल्कुल मत सुनना जिसके पास हम। वो आदमी कौन था जिसके बारे में मैंने खुद को ही वार्निंग दी थी? मुझे उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? और मैं उससे कब मिलने वाला था? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे जब मैं उस पोस्ट को दोबारा और दोबारा और दोबारा पढ़े जा रहा था। तभी मेरे पीछे जो दरवाजा था उस पर जोर से नॉक होती है। हे पॉल, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, मिरांडा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभी आया, मैंने जोर से जवाब दिया और अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। अब देखो, इस टाइम पर ना मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो वीडियो में जिस उसके एक्सप्रेशन और जिस टोन के साथ वो कह रहा था, मुझे समझ आ रहा था कि वो जो भी कह रहा है वो सीरियस कह रहा है। वो मुझे सीरियसली वार्न करना चाहता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग थी। वैसे अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं इतनी ज़्यादा जल्दी डरता नहीं हूँ, लेकिन इस समय मेरे को एक्चुअली डर लग रहा था। बाय द वे, अब मैं लैब से बाहर आ जाता हूँ। मिरांडा मुझे देखकर स्माइल करती है और बोलती है, फाइनली मीट माई बिजनेस पार्टनर जेकब, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं था।
उसके डार्क हेयर में थोड़ी सी ग्रे स्ट्रिक्स थी और उसकी ब्राइट ब्लू आईज ऐसी लग रही थी जैसे सीधा अंदर तक देख लेती हो। उसने एक लंबा ट्रेंच कोट पहना हुआ था और थोड़ा हेल्दी बिल्ड भी था उसका, मोटा नहीं बस हल्का सा चबी जैसा। उसके बाद मैं जेकब को बोलता हूँ कि नाइस टू मीट यू सर। मैं उसके साथ हैंड शेक करता हूँ और फिर वो भी बोलता है कि हे किड, तुम्हारी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ के रखा था ना, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू, थोड़ा ऑकवर्ड होकर मिरांडा की तरफ देखता हूँ और देन 2 कदम पीछे हो जाता हूँ। हमें शायद अब निकलना चाहिए, मिरांडा ने जेकब को कहा। जाने से पहले उसने पलटकर मुझे एक अंडरस्टैंडिंग विंक दी, जैसे उसने मुझे किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचा लिया हो। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ मिरांडा को देखा लेकिन ऐसे मिरांडा ने मेरे लिप रीड कर लिए थे कि मैंने उसे बोलता थैंक यू करके, और फिर उसके बाद मैं वापस से अपने लैब की तरफ चला जाता हूँ। अब जब मैं काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर बाद मेरे दरवाजे पर नॉकिंग होती है। अच्छा, जो मेरा दरवाज़ा है वहाँ से ना मेरे को बाहर का दिख जाता है क्योंकि वो ग्लास का दरवाज़ा है, ठीक है। तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बाहर जेकब खड़ा होता है, जो कि मुझे ऐसे अनलॉक करने के लिए इशारा कर रहा होता है। मैं उठ के जाता हूँ, दरवाज़ा अनलॉक करता हूँ और वापस से आके अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। जेकब आता है, एंटर करता है और बोलता है कि अच्छा, तो यहीं पर तुम सारा काम करते हो। और फिर वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए कहता है कि अब तुम किस पर काम कर रहे हो। मैं अभी भी अपनी स्क्रीन पे देखते हुए कह रहा हूँ कि कुछ खास नहीं। अच्छा, बाय द वे ये क्या चीज़ है? अभी मैं उसे बताने ही वाला था कि तभी एकदम से मेरी आंखें ऐसी बड़ी सी हो जाती है एंड देन मुझे कुछ रियलाइज़ होता है। मुझे रियलाइज़ होता है वो मैसेज, मैं खुद को जिस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वार्निंग मैंने खुद को दी थी, ये आदमी वही है। ये जेकब है। और अचानक से मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। 1 मिनट, लेकिन क्या सही में वो जेकब ही है? क्या सही में मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? क्या सच में वो जो मैसेज मेरे पास आया था मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? ये मिरांडा का बिजनेस पार्टनर है, मिरांडा इस पर ट्रस्ट करती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चलने लग गए एकदम से। तभी एकदम से जेकब मेरी आंखों के सामने ऐसे स्नैप करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी और ही दुनिया में खो गया था। हे यू ऑलराइट बडी, लगता है तुमने जैसे कोई भूत देख लिया हो। या अब मुझे जाना होगा। मैं तुरंत खड़ा होता हूँ, बैग लेता हूँ, उसमें लैपटॉप डाल के निकल पड़ता हूँ बिना जेकब की तरफ देखे हुए। जेकब अभी बोल ही रहा था कि हे वे आर यू, सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं तुरंत रूम से बाहर निकल जाता हूँ। मैं तेज़ी से उस लंबी अंडरग्राउंड हॉलवे से गुजरा जो एक मैसिव डाइनिंग हॉल तक जाती थी। डाइनिंग हॉल के पीछे वाले बड़े पिलर के अराउंड घूमते हुए मैं सीधा मिरांडा के ऑफिस तक पहुंच गया। मैं तुरंत मिरांडा के ऑफिस में घुस जाता हूं, बिना नॉक करे, बिना उसे पहले से आगाह करते हुए, और फिर पीछे से दरवाजा बंद कर देता हूं। और फिर मैं मिरांडा के सामने खड़े होकर बोलता हूं हमें इसी समय बात करनी है। अब मिरांडा मुझे देखकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है पॉल तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुमने सच में भूत देख लिया हो। मिरांडा मेरे लिए थोड़ी सी मतलब केयर करती थी वो मेरे लिए, तो उसकी आवाज़ में वो दिख रहा था। और मैं एकदम हकला रहा हूँ, मेरे को बोला नहीं जा रहा, पसीने निकल रहे, और मैं बोलता हूँ ओके लिसन, अब मैंने कर दिया, मैंने फाइनली कर दिया। अब मिरांडा को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो पूछ रही है कि कर दिया? क्या कर दिया तुमने? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो? और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे शुरू से समझाना पड़ेगा मुझे। और तभी मिरांडा बोलते हैं एक मिनट, तुम सामने एक चेयर पड़ी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए मिरांडा कहती है कि तुम पहले वहाँ पे बैठ जाओ। मैं चेयर के ऊपर बैठ जाता हूँ और फिर मिरांडा कहती है अब अच्छे से आराम से सांस लेकर मुझे बताओ। अब मैं चेयर में बैठ के उसे फाइनली सब कुछ बता देता हूँ। फ्यूचर से जो मैसेज आया था, जेकब के बारे में, वार्निंग के बारे में, टाइम लूप के बारे में, मैं कहीं फंस चुका हूँ उसके बारे में, सब कुछ। और फिर मिरांडा कहती है वाओ। मैं चुप रहा और मिरांडा काफ़ी हैरान सी दिख रही थी और मेरे पास भी कोई उसे समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्योंकि नहीं थी। ये पूरी सिचुएशन नॉर्मल लॉजिक से बाहर थी। टाइम लूप के लिए कोई हैंडबुक नहीं होती जिसमें लिखा हो कि क्या सही है और क्या गलत। हर स्टेप एक गैम्बल जैसा लग रहा था। ओके, आई थिंक आई अंडरस्टैंड, मिरांडा ने फाइनली कहा। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तुम जेकब पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं पता, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, बट उस मैसेज में जो लिखा था मुझे उस पर ट्रस्ट है। मैं मिरांडा से ऐसे कहता हूँ। शायद ये अजीब भी लगे, लेकिन जेकब मुझे कुछ अजीब तरीके से फेमिलियर लग रहा था, जैसे कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो, जैसे मैं उसे हमेशा से जानता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं उसे नहीं जानता। ऑलराइट, मिरांडा मुझे एकदम से टोक कर कहती है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे में, और बहुत ही ज़्यादा वो भी चिंतित है मेरे लिए, और बोलती है कि अगर ये सब रियल है तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं मिरांडा को कहता हूँ एग्जैक्टली, फिलहाल हम प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। मिरांडा ने भी ऐसे सर हिलाया और उसके बाद मैं मिरांडा का रूम छोड़कर बाहर आ जाता हूँ। अब मैं वापस से लैब में आ जाता हूँ और खुद को फोर्स कर रहा हूँ कि मैं जेकब के बारे में ज़्यादा ना सोचूं। ऐसे ही कुछ घंटे चुपचाप काम करते हुए निकल जाते हैं। सिर्फ सोल्डरिंग की स्मेल और मशीन की हल्की सी हमिंग सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक से जेकब बोल उठा, सो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कितना प्रोग्रेस हुआ? उसने कैजुअल टोन में पूछा। हाँ ठीक चल रहा है,
मैंने स्मर्क के साथ जवाब दिया, मैं बस फ्लक्स डिस्क रीडर फिनिश करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, जेकब के एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गए और उसी सेकेंड लाउड सायरन पूरी फैसिलिटी में गूंजने लगे। सिक्योरिटी ब्रीच, इंट्रूडर अलर्ट, नियरेस्ट सिक्योरिटी रूम में रिपोर्ट करें। ये अनाउंसमेंट बार बार रिपीट होने लगी। मैं और जेकब एक दूसरे को देखते हैं और जेकब ना बड़ा अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है कि वेल ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। और इसके बाद मैं और जेकब अपने नियरेस्ट जो सिक्योरिटी रूम था वहां पर भागते हैं। सिक्योरिटी रूम्स मैसिव कंक्रीट बंकर जैसे थे। सीलिंग में लगे स्पॉटलाइट्स डायरेक्टली उन कैप्सूल लाइक पॉट्स पर पड़ रहे थे जो रूम्स के साइड्स में लाइंड अप थे, और फार वॉल्स पर डजन्स ऑफ मशीन्स ब्लिंक कर रही थी। और रूम के अंदर बीचों बीच एक स्टील टेबल था जिसमें अजीब फ्यूचरिस्टिक क्लोथ्स पड़े हुए थे, बिल्कुल फॉलआउट 4 के किसी सीन की तरह। हे, अच्छा लगा देखकर दैट यू टू मेड इट, ये पीछे से मिरांडा ने बोला। उसने मेटल हैवी डोर को बंद कर दिया और लेफ्ट साइड के कंट्रोल पैनल से लॉक एंगेज कर दिया और अपने हाथ ऐसे झाड़ते हुए बोला डन। अब इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, जेकब एकदम से मेरी तरफ मुड़ता और मुझे इतनी जोर से धक्का देता है। पीछे जो पॉड वो कैप्सूल थे, मैं तुरंत उसमें जाके गिरता हूँ। इससे पहले मैं रिएक्ट कर पाता, जेकब कैप्सूल को बंद कर देता है। अब मैं कैप्सूल को ऐसे मारते हुए कह रहा हूँ कि व्हाट द फक, मुझे बाहर निकाल, तू पागल हो गया, तुम क्या कर रहे हो? और जेकब तुरंत ही अपने पीछे से गन निकालता है और मिरांडा के ऊपर सीधा पॉइंट कर देता है और मेरी तरफ देखकर बोलता है, इट हैड टू बी डन बिग रैट, तुम्हें उस वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए था। अचानक से पॉट का जो ग्लास होता है वो धीरे धीरे धुंधला होने लगता है और मुझे अजीब सा चक्कर सा आने लगता है। मेरा सर भारी हो जाता है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। मैं बार बार ग्लास पर पंच कर रहा था, उसे मार रहा था, हर क्रैक को देखते हुए और ज्यादा फोर्स लगा रहा था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लीज टूट जा। मैं बस खुद से बातें कर रहा था। मैं चीखते हुए कह रहा था। क्रैक्स और गहरे होने लगे, मेरे हाथ दर्द से जल रहे थे, सांसें हैवी हो रही थी और मेरा विजन ब्लर होने लगा था। लग रहा था जैसे मेरी बॉडी पूरी धीरे धीरे नम पड़ रही हो। तभी अचानक से बाहर से एक लाउड गनशॉट की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद कंक्रीट फ्लोर पर किसी की बॉडी के गिरने की आवाज आती है। और फिर अचानक से मुझे आवाज आती है और ये आवाज होती है मिरांडा की। मिरांडा जोर से रोते रोते कह रही है कि जेकब को गोली लग चुकी है। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तब तक मुझे मिरांडा के पीछे से भी किसी की आवाज़ आती है। आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है और तभी मिरांडा के सर के ऊपर जोर से एक स्टील के रॉड से हमला होता है और मिरांडा भी फ्लोर में पड़ी हुई है। और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मेरी बॉडी कंप्लीटली लूज पड़ गई और मेरे सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। और फिर पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंखें खुली। किसी ने मेरी आंखों के सामने से फिंगर से स्नैप करा और उसकी आवाज़ से मेरी ऐसे आंख खुली। मैंने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। वेलकम बैक स्लीपी हेड, एक नर्स ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। मैं धीरे से बेड पर उठकर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। दर्द अभी भी हो रहा था, जैसे कि मेरे दिमाग के अंदर प्रेशर भर दिया गया हो। क्या हुआ, मैं नर्स से पूछता हूँ और वो बोलती है कि क्या मतलब क्या हुआ? हमने तुम्हें ओल्ड सिक्योरिटी रूम में अनकॉन्शियस पाया था, पता नहीं तुम वहाँ क्या कर रहे थे। मैंने अपना ऐसे थोड़ी सी आंखें मली और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ अजीब चीज़, लाइक ये चीज़ फेमिलियर भी थी लेकिन अनफेमिलियर भी। मैं अपने आसपास देखने लगा। ये फैसिलिटी का नर्सरी था, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा मुझे याद था। रूम सेम था, वॉल्स पर पिक्चर्स भी सेम ही लगी हुई थी, सेम कोड के साथ, लेकिन फिर भी ये बहुत अनफेमिलियर सा लग रहा था। मैं ये सब समझ ही रहा था कि तब तक मुझे अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, एक आदमी की, और वो मुझे बोलता है, हे दोस्त, उठ गए? अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक आदमी खड़ा होता है जो कि नर्स को थोड़ा साइड करके जस्ट मेरे बगल में खड़ा हो जाता है। अब मैं उसे बोलता हूँ कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? और फिर वो बोलता है कि या तुम एक्चुअली 10 साल से डिसअपियर थे और तब से लेकर अभी तक मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करा है। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं टेक ओवर मेरा प्रोजेक्ट मतलब? फिर वो आदमी बोलता है, मेरा नाम अर्ल है और जिस टाइम ट्रैवल वाले प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे थे 10 साल पहले तुम अचानक से गायब हो जाते हो और तब से लेकर मैं ही उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा हूँ। चलो अब जब तुम उठ ही गए हो तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अब मैं उठता हूँ और मैं और अर्ल एक रूम की तरफ जाने लगते हैं। एक्चुअली वही लैब वाला रूम था जहाँ पर मैं सब कुछ किया करता था। और जब मैं और अर्ल जा रहे हैं ना, तो जो बीच में हॉल आ रहा है, रूम्स आ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग आ रही है, मैं उसे देख रहा हूँ तो पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा है मैं 10 साल से कैसे, मतलब मैं बस 10 साल से सोया पड़ा था क्या? मैं कोमा में चला गया था क्या? मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन 10 साल में बिल्डिंग काफ़ी बदल गई थी। लाइट्स ब्लू हो चुकी थी,
दीवारें सफ़ेद हो चुकी थी और जहाँ पर एक टाइम पे वुडन दरवाजे थे, चीज़ें थी, वहाँ पे हर जगह फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आ चुकी थी। मेटल के दरवाजे थे, हर जगह स्क्रीन्स लगी हुई थी, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ये कोई ग्लोबल प्रोजेक्ट बन गया हो। अब अर्ल मुझसे बातें करे जा रहा है, लेकिन मैं उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वापस से वो जेकब वाली बातों को इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो जेकब ने ऐसा क्यों कहा था? इट हैड टू बी डन बाय बिग रेड। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी मैं अर्ल की तरफ देखता हूँ और एकदम से बोलता हूँ शिट। अब जैसे मैं बोलता हूँ मैं रुक जाता हूँ। अर्ल भी रुक कर मुझे देख रहा है और बोल रहा है सब कुछ ठीक है। और तब मैं अर्ल को बोलता हूँ कि क्या तुमने टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया है? अर्ल भी मुझे देखते हुए कहता है कि हाँ, मतलब तुम्हें कैसे पता चला? मतलब अभी तक हमने ये बात किसी को बताई नहीं है, बट हाँ, मैंने टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर दिया है। और जैसे मैं सुनता हूँ मैं एकदम से सोच में पड़ जाता हूँ। मेरे एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाते हैं और अर्ल भी मुझे, मेरी पूरी बॉडी को, मेरे एक्सप्रेशन को रीड करते हुए मुझसे सवाल पूछता है, तुम यहाँ के नहीं हो राइट? और मैं अर्ल को देखते हुए कहता हूँ कि यस, मैं यहाँ का नहीं हूँ। जिसके बाद अर्ल बोलता है एक काम करो, मेरे साथ चलो। और हम दोनों फिर उस लैब के अंदर जाते हैं। वहीं पे सेम कैप्सूल रखा हुआ था। ये वही कैप्सूल था जिसमें अभी कुछ टाइम पहले, लाइक इनके लिए 10 साल होंगे लेकिन मेरे लिए कुछ टाइम पहले मैं जिसमें बंद था, मैं जिसमें जोर जोर से दबा रहा था और शायद उसके बाद में एकदम ब्लैकआउट हो गया सब कुछ। ये वही कैप्सूल था। अर्ल मुझे वापस से उस कैप्सूल में लेटने को कहता है। मुझे वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं बस उसकी बात सुनता हूँ। मैं उस कैप्सूल में लेट जाता हूँ और फिर अर्ल उस कैप्सूल को बंद कर देता है। और बंद करने से पहले वो मेरे हाथ में एक गन भी देता है। मैं गन को पकड़ता हूँ और अर्ल मुझे बोलता है क्या पता काम आ जाए। जिसके बाद वो हंसते हुए कैप्सूल को बंद करता है। जैसे ही कैप्सूल बंद होती है, लाल कलर की लाइट पूरे कैप्सूल के अंदर एकदम से जलने लग जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मैं कैप्सूल में था ना, तो मैं सिर्फ कैप्सूल में सिर्फ लेटा हुआ था, लेकिन इस बार जब मैं कैप्सूल के अंदर गया तो उस कैप्सूल में बहुत सारी तारें भी वायर्ड थी जो पहले नहीं थी। तो ऑब्वियसली इन 10 साल में शायद अर्ल ने इस कैप्सूल के ऊपर भी काम करा और बहुत सारी प्रोग्रेस भी करी हो। इसके बाद जब वो लाल लाइट्स जल जाती है तो एकदम से मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा सा छा जाता है। एक अजीब सा एक खामोशी भरा अंधेरा, जैसे कि जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें जो कलर दिख रहा हो ना, उन्हें कैसा दिखता होगा, मुझे सेम वैसा दिखने लगा था। धीरे धीरे सब कुछ काला पड़ने लगा था। और फिर एकदम से जब मेरी आंख खुलती है, मेरे सामने जेकब खड़ा था। मैं कैप्सूल के अंदर था और उसे ऐसे अभी मार रहा था। मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पर पहुंच गया था जहां पर मेरी आंखों के सामने ब्लैकआउट छा गया था। मिरांडा मेरे सामने खड़े होकर जेकब को कह रही थी कि ये क्या कर रहा है, और जेकब मिरांडा की तरफ वार करने ही वाला था कि तभी अचानक से मैं बहुत जोर से कैप्सूल पे मारता हूँ और वो कैप्सूल खुल जाता है। और सीधा खड़े होकर जो मेरे हाथ में गन होती है, मैं उससे सीधा जेकब को शूट कर देता हूँ। जैसे मैं उसे शूट करता हूँ, मिरांडा 2 मिनट के लिए हैरान हो जाती है। ये तुम्हारे पास गन कैसे है, तुम बाहर कैसे, क्या चल रहा है, सब क्या हो रहा है? मिरांडा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कैप्सूल से बाहर निकलता हूँ। मेरे सामने एक मेटल की रॉड पड़ी होती है। मैं उस रॉड को उठाता हूँ। मैं मिरांडा के पास आता हूँ और बोलता हूँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिरांडा इससे पहले कुछ और पूछ पाती, मैं सीधा अपने हाथों को ऊपर की तरफ करता हूँ और अगले ही पल मिरांडा के सर पे वो रॉड से मार देता हूँ और मिरांडा ज़मीन पर गिर चुकी होती है। थोड़े ही समय में वो जो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो अंदर आ जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मैं उन सबसे झूठ कहता हूँ कि ये जेकब ने मिरांडा के ऊपर हमला करा और उसे बचाने के लिए मैंने जेकब को मार दिया। जिसके बाद गार्ड्स तो मुझे पहले से जानते ही थे, मेरा वहाँ पे रोज़ उनके साथ बातचीत थी, तो उन्हें इतना तो पता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता। मतलब मैं बहुत शरीफ सा इंसान था, मैं बस अपने काम से काम रखता था। तो ऑब्वियसली उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा था। वो मिरांडा को देखते हैं तो मिरांडा भी जिंदा होती है, मरी नहीं होती। वो मिरांडा को अपने ही क्लिनिक में ले जाते हैं और जेकब की बॉडी को ठिकाने में लगा देते हैं। अब करीबन 4-5 घंटे बाद मिरांडा होश में आ जाती है। अब मैं मिरांडा के सामने खड़ा होता हूँ। मिरांडा मुझे बोलती है कि क्या हुआ था, और मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं, जेकब ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया था, वो धोखेबाज निकला। और उसके बाद बोलती है कि थैंक गॉड हम दोनों सेफ हैं। जिसके बाद मिरांडा मुझे देखकर कहती है कि आज एक लड़के का मुझे इंटरव्यू लेना था तुम्हारे लैब के लिए, बट मेरी जो हालत है मैं ले नहीं सकती। क्या तुम मेरे लिए वो इंटरव्यू ले सकते हो प्लीज़? मैं भी मिरांडा को बोलता हूँ कि ऑफकोर्स डोंट वरी, और उसके बाद मैं उसे टेक रेस्ट बोल के वहाँ से चला जाता हूँ। एंड देन इंटरव्यू रूम में मैं अभी बैठा हुआ हूँ अपनी चेयर के ऊपर। अच्छा, मेरा फेस दीवार की साइड और पीछे साइड इंटरव्यू रूम का मेन गेट है जहाँ से लोग एंटर करते हैं। मुझे गेट की खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और पीछे एक लड़का होता है जो कि थोड़ा डरा हुआ होता है और वो बोलता है दिस इज़ द इंटरव्यू रूम। और मैं पीछे नहीं देखता, मैं बस बोलता हूँ कि प्लीज़ हैव अ सीट। और फिर थोड़ा सा स्माइल के साथ
मैं अपनी चेयर घुमाकर उस साइड देखता हूँ। मेरे सामने अर्ल बैठा हुआ था। अर्ल काफ़ी घबराया हुआ था और काफ़ी यंग भी लग रहा था। घबराया हुआ था क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट्स में काम तो करना था, लेकिन उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि उसे करना क्या है। और मैं उसका सीनियर था, वो मेरे अंडर ही काम करने वाला था। मैं अर्ल से 2-4 ऐसे फालतू के सवाल पूछता हूँ कि तुमने आज से पहले कहाँ काम करा है, तुम यहाँ क्यों आना चाहते हो, सपोज करो यहाँ पे कभी कभी 7 दिन भी काम करना पड़ता है, तुम कर लोगे। ऐसे छोटे मोटे सवाल के साथ मैं उसको बोलता हूँ ओके फाइन, यू आर हायर्ड। अर्ल भी पूरी तरीके से परेशान है कि इसने मुझसे काम के बारे में कुछ भी नहीं पूछा कि मुझे कितनी जानकारी है या फिर मेरे क्या एम्बिशन है, मैं क्यों, मतलब छोटी वही टिपिकल सवाल पूछे कि क्यों आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पैसे अच्छे मिल रहे थे, क्योंकि ये मेरा सपना है, और ज़्यादा काम कर लोगे क्या? हाँ कर लूँगा। तुम्हारा पास तुमने कहाँ काम करा था? बस छोटे मोटे मैंने अर्ल के साथ सवाल पूछे। तो वो भी कंफ्यूज था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतने सिक्रेटिव प्रोजेक्ट्स पे हायर करने के लिए मुझसे ये छोटे मोटे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो अर्ल भी मुझसे पूछता है कि सर आपने मुझे ऐसे ही हायर कर दिया। और मैं अर्ल को देख के बोलता हूँ कि अर्ल तुम्हें अभी नहीं पता, बट मैं तुम्हें ऐसे ही हायर नहीं करा है, तुम्हें हायर करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और फिर मैं अर्ल को बोलता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तुमने मुझे कन्विंस कर लिया। इसके बाद मैं अर्ल को बोलता हूँ कि मैंने लैब में सब कुछ तुम्हारे लिए सेटअप कर लिया है, चलो आओ तुम्हें थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। हम अब फैसिलिटी के थ्रू वॉक करते हैं। मैं उसे एक एक करके सारे रूम्स दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पर वो जल्द ही काम करने लगेगा। मेरे थॉट्स इधर उधर भटकने लगे और मैं खुद से पूछने लगा कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं अपने करियर चॉइस को डाउट करने लगा था और सिंपल लाइफ याद करने लगा था जो मुझे पसंद थी। तभी मैंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, पॉल। ये मिरांडा मुझे बुला रही थी। मिरांडा मेरे पास आकर पूछती है कि तुम्हें ये लड़का कैसा लगा, क्या हमें इसे हायर करना चाहिए? मैं उसे बोलता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, लड़का एकदम अच्छा है, अच्छी जानकारी है उसको और काफ़ी होनहार लग रहा है, तो हमें उसे हायर करना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था मिरांडा उसको शायद हायर ना करना चाहती हो, शायद वो इतनी कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि अर्ल ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लिटरली वो काँप रहा था लिटरली काँप रहा था। तो मिरांडा को उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना दिखाओ। तो मिरांडा कह रही थी यार देखिए कॉन्फिडेंट भी नहीं है, क्या ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा? लेकिन मैं मिरांडा को पूरा कॉन्फिडेंस देता हूँ कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने इसे अच्छे से रीड कर लिया और मेरे पे ट्रस्ट करो, ये लड़का बहुत काम आने वाला है आगे चलकर। तो मिरांडा भी फाइनली मेरे पे ट्रस्ट कर लेती है और बोलती है चलो ठीक है, तुम्हें इसके साथ काम करना है, अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें लग रहा है कि ये काम का लड़का है, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोलकर मिरांडा वहाँ से चली जाती है। अब अर्ल को भी मैं थोड़ा सा आगे भेज देता हूँ, जिसके बाद मैं अकेला अब रूम में बैठा हूँ और बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ अपने सारे डिसीजंस के ऊपर। क्या मैं यही काम करता रहूँगा ज़िंदगी भर? क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगी? कोई फ़ायदा भी होगा यहाँ पर काम करने का? अगर मैं टाइम ट्रैवल निकाल भी दूँ तो क्या फ़ायदा होगा? एंड देन फाइनली मैंने एक डिसीज़न लिया। मैं एक पेन उठाता हूँ, एक कॉपी पे एक पेज फाड़कर सबसे पहले उस पर एक मैसेज लिखता हूँ, हे अर्ल, आई कांट डू दिस एनी मोर, आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस स्टफ, बट ट्रस्ट मी यू विल फिट राइट इन। और इसीलिए मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल दे रहा हूँ। जो भी मैंने अभी तक यहाँ पर काम करा है मैं तुम्हें उस सब के बारे में बता रहा हूँ। एवरीथिंग यू नीड टू नो इज इन द लैपटॉप एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद मिरांडा, उसे बोलना कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। टेल हर आई टोल्ड यू इट वॉज फाइन। ऑलराइट, एनीवे हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ एवरीथिंग वेंट। बट जिस भी दिन हम मिलेंगे तुम बस याद रखना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, मैं शायद बहुत कंफ्यूज्ड भी होऊंगा, लेकिन स्टिल याद रखना कि तुम मेरे दोस्त हो। एंड फ्रेंड, आई ओ यू माई लाइफ, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। योर फ्रेंड पॉल। ये नोट लिखकर मैं लैपटॉप के नीचे रख देता हूँ और फिर एक मैसेज मिरांडा को सेंड करता हूँ। आई एम सॉरी बट आई कांट डू दिस, आई एम पुटिंग अर्ल इन कंट्रोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड यू मस्ट ट्रस्ट मी। अगर तुम इस अर्ल को इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करने दोगी तो एक दिन तुम भी मरी हुई मिलोगी और मैं भी। सो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो। ही इज़ द की टू द टाइम ट्रैवल। यही वो लड़का है जो टाइम ट्रैवल को इन्वेंट करेगा। मुझे पता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे कैसे पता है, मेरे पास समय भी नहीं है बताने का, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड गुड लक ओल्ड फ्रेंड, आई विश यू द बेस्ट। मैं मैसेज मिरांडा को सेंड करता हूँ, लैपटॉप को लैब में ही छोड़ देता हूँ और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर फाइनली एग्जिट गेट से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बैठता हूँ, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और ड्राइव करने लगता हूँ। और पता नहीं कितनी देर तक मैं ड्राइव करता रहा, जब तक मैं एक स्मॉल टाउन के गैस स्टेशन पर नहीं पहुँच गया। अपनी गाड़ी में पूरा तेल भरवाया और फिर ड्राइव कंटिन्यू करा। घंटों तक ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं अपनी पुरानी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका था, मेरा पुराना वेयर हाउस, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। आपको बता दूँ कि ये सब मैं अपने पुराने स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहले मैं बिजनेस किया करता था। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ
कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं जेकब के बारे में क्लियर करता हूँ। आपको याद है 2 हाइपोथेसिस निकली थी, जिनमें से एक थी टाइम ट्रैवल बेसिकली टाइमलाइन को 2 इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स में स्प्लिट कर देता है। और अब मुझे पता चला कि क्यों जेकब इतना फेमिलियर सा लगता था, क्यों ऐसा लगता था जैसे जेकब को मैं पहले भी देख चुका हूँ। क्योंकि जेकब एक्चुअली जेकब था ही नहीं, वो मैं था, लेकिन किसी और टाइमलाइन से, किसी ऐसी टाइमलाइन से जहां पर मैं मिरांडा से नाराज हूँ, क्योंकि मिरांडा ने ही मुझे इस पूरे मैस में घुसाया था। और वो नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि मैं टाइम ट्रैवल यूज करके वापस एक ऐसे टाइम में आया था जहां पर मैं मिरांडा को मार सकूं। अब ये सिर्फ मेरा एक गैस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैंने सही गैस करा है। वेल, ये सिर्फ मेरी अजम्पशन है। आई डोंट नो कि मैं सही हूँ कि नहीं, बट हाँ, ये पूरी कहानी मेरी थी जो अभी मैंने आपसे शेयर करी है। मैं अपना असली नाम अभी भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी वापस से मैं एक डार्क वेब कुरियर गाय बन चुका हूँ। वापस से सिर्फ कुरियर यहाँ वहाँ डिलीवर करता हूँ, दैट्स इट। अब मेरा टाइम ट्रैवल और ये पूरे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। या दैट्स इट। ये थी मेरी कहानी दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एंड आई होप कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ आप उसको मना कर देना, क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप इतना गंदा फंसते हो कि आप इनसे बाहर नहीं निकल पाते। आई वॉज द लकी वन कि मेरे पास अर्ल जैसा एक दोस्त था जिसने उस समय पे मेरी जान बचा ली। नहीं तो मैं पता नहीं फंसा रहता इन सब में। और आई डोंट नो मैं कितनी टाइमलाइंस में इन सब में फंस चुका हूँ ऑलरेडी। बस आई वॉज लकी कि मैं अपनी टाइमलाइन में बाहर आ सका। सो या बाय बाय एंड टेक केयर।